नमस्कार, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की गुजरात के विधायकों को डराने की शिकायत। आयोग ने वित्त सचिव से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। वित्त मंत्री का आरोपों से इनकार। नोटा के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी। राज्यसभा चुनाव में हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। महंगाई घटने के बाद आरबीआई का फैसला। वित्त मंत्रालय ने बताया विकास को रफ्तार देने वाला कदम। अमेरिका ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाए नए प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर। रूस ने कहा रिश्तों में सुधार की उम्मीद नहीं। और कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की टीम में वापसी। सीरीज जीतने पर नजर। खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों को डराए और धमकाए जाने के आरोपों पर वित्त सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने वित्त सचिव से शुक्रवार शाम तक जानकारी देने के लिए कहा है। बुधवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के रिजॉर्ट पर आयकर की छापेमारी के दौरान पार्टी के गुजरात के विधायकों को केंद्रीय एजेंसियों ने डराया और धमकाया। पार्टी नेताओं ने कल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस ने इसके विधायकों को हिरासत में लिए जाने की आशंका जताई है। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने गुजरात कांग्रेस के विधायकों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आयकर विभाग ने कल कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के कर्नाटक और दिल्ली स्थित कई ठिकानों की तलाशी ली। जांच में अलग अलग ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के रिजॉर्ट और गुजरात के कांग्रेस विधायकों की तलाशी से इनकार किया है। कर चोरी से जुड़े मामले में बुधवार को आयकर विभाग ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के कर्नाटक और दिल्ली स्थित 39 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से आयकर विभाग के करीब 120 अधिकारियों ने सुबह से तलाशी शुरू की। आयकर विभाग के मुताबिक डीके शिवकुमार के दिल्ली वाले घर से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम बेंगलुरु में डीके शिवकुमार से पूछताछ के लिए ईगल्टन रिसोर्ट गई। आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्री डीके शिवकुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईगल्टन रिसोर्ट भी उन्हीं का ही है, इसलिए आयकर विभाग की टीम वहां गई थी। रिसोर्ट और वहां रुके गुजरात के कांग्रेसी विधायकों की तलाशी नहीं हुई है। आयकर विभाग 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में धन बल के कथित इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर अवैध धन की लेन देन के आरोपों की जांच भी कर रहा है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। झुंझलाई और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग कर चारों तरफ इनकम टैक्स रेड्स करवा रही है, परंतु वो ये जान लें कि उनका षड्यंत्र विफल होगा। लिंक इट विद द अदर पॉलिटिकल अफेयर्स। Of course, there are some MLAs from Gujarat. They are parked there in Bangalore. DK Shivakumar was required, so he was traced out and he was there in the resort. आयकर विभाग ने साफ किया है कि डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच चल रही है। आयकर कानून के नियम 132 के तहत की गई छापेमारी सबूत जुटाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री के यहां छापे का मामला कल संसद में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन छापों का गुजरात में राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के यहां तलाशी पर कांग्रेस के आरोप खारिज कर दिए। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि रिसोर्ट में तलाशी नहीं ली गई है, जहां गुजरात के कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। A particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort.
So the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence so that he could be adequately questioned by the authorities outside. बुधवार को कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। पार्टी सांसदों ने दावा किया कि बेंगलुरु में रिसोर्ट पर भी छापा मारा गया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने छापों के समय पर सवाल उठाया। Because the MLAs were being abducted, you cannot raise it every day. Location. Now in Bangalore, where the MLAs are there, since morning they have started income tax raids and ED raids and against the Congress ministers. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नेताओं के यहां तलाशी की मांग की। बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। अवरोध के चलते कार्यवाही में बार बार बाधा पड़ी। शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत भोजनावकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। लोकसभा में भी वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि तलाशी का राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कहा कि गुजरात के विधायकों से पूछताछ नहीं हुई है। No Gujarat MLA has been summoned. No Gujarat MLA has been investigated. No Gujarat MLA staying there has been raided. The raided man is the Karnataka minister. इस मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट भी किया। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प हटाने की कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने अधिसूचना के बाद नोटा विकल्प लागू करने पर सवाल उठाया। बीजेपी ने भी कल चुनाव आयोग से मिलकर नोटा विकल्प हटाने की मांग की थी। बीजेपी का कहना है कि इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प रखने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें चुनाव आयोग के नोटा के विकल्प की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश को आधार बनाया है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था और वो मामला कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और हमें इस बात का भी आश्चर्य है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय लिया है जो अपने आप में असंवैधानिक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस एमिनेट्स फ्रॉम अ PUCL जजमेंट एंड द PUCL जजमेंट टॉक्स अबाउट डायरेक्ट इलेक्शंस इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल ने भी बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग से इसे हटाने की मांग की है। अभी जो राज्यसभा के चुनाव में नोटा जो बैलेट पेपर्स पे डाला गया है उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन खड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट चुनाव में नोटा का प्रोविज़न जो मूल भावना है राज्यसभा के चुनाव की उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर हम लोगों ने मांग की है कि नोटा तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यसभा चुनाव में नोटा नहीं शामिल करने की मांग की थी। मंगलवार को संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्य सूचना आयुक्त ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के खिलाफ RTI से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ गठित की है। शिकायतों में कहा गया है कि ये पार्टियां RTI के दायरे में लाने वाले फैसले का सम्मान नहीं कर रहीं। पहले इन मामलों की सुनवाई 3 सदस्यीय पैनल करता था। नई पीठ 16 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगी। इन दलों में बीजेपी, कांग्रेस, BSP, NCP, CPM और CPI शामिल हैं। आयोग ने 3 जून 2013 को इन दलों को RTI के दायरे में लाया था।
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकारों को अधिकार मिल जाएगा कि वो 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के चलते उसी क्लास में रोक सकती हैं। कल कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने और भी कई अहम फैसलों को स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों को फेल नहीं करने की व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उप समिति ने सरकार से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। नई व्यवस्था को इस्तेमाल में लाने के लिए बाल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा, जिससे राज्यों को साल के आखिर में होने वाली परीक्षा में फेल होने पर छात्रों को 5वीं और 8वीं कक्षा में रोकने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि फेल करने से पहले छात्रों को पास होने के लिए दूसरा मौका दिया जाएगा। इस संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। बैठक में मंत्रिमंडल ने देश में विश्व स्तर के 20 संस्थानों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। ये योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रवासी भारतीयों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। चुनावी कानूनों में सुधार के मकसद से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रॉक्सी वोटिंग को भी वोट डालने के माध्यमों में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के हरियाणा के दौरे पर हैं। उन्होंने कल दौरे की शुरुआत झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से की। उन्होंने रोहतक में कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर पार्टी के जिला प्रमुखों, पदाधिकारियों और बोर्डो निगमों के अध्यक्षों से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2019 के लिए नए जोश के साथ काम करने का आह्वान किया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के मुताबिक 3 दिनों में शाह 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह इन कार्यक्रमों में बीजेपी के पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों से मिलेंगे। इस दौरान खट्टर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। इससे पहले वे कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी को और मजबूत करने के उद्देश्य से सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को संपर्क करने का, छूने का, संवाद करने का प्रयास है और इसके साथ साथ देश भर के प्रबुद्ध जनों के साथ भी बात करने का प्रयास। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे तेरे रंग में जो रंगा है मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिली तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई
बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में लश्कर आतंकी अबू दुजाना के बाद रक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों और जवानों के बीच कुलगाम जिले के गोपालपुरा गांव में मुठभेड़ हुई। कल रात सेना को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जानकारी के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और गोपालपुरा क्षेत्र पूरी तरह से घेर लिया गया। खुद को फंसता देख आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। इलाके में अभी भी आतंकियों की खोज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी मुठभेड़ की खबर है। यहां पे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी अभी भी जारी है। कश्मीर घाटी में कल मोबाइल इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। दिन भर शांति रहने के बाद ये फैसला किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर को छोड़ सभी जगहों पर मोबाइल इंटरनेट शुरू हो गया है। दक्षिण कश्मीर में अभी ये सेवा बंद रहेगी। घाटी में मंगलवार को लश्कर का शीर्ष कमांडर आतंकी अबू दुजाना मारा गया था। इसके बाद अफवाहों पर रोक लगाने के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद किया गया था। करीब 10 महीने के इंतजार के बाद रिजर्व बैंक ने बुधवार को ब्याज दरों में कटौती की है। इससे होम और ऑटो समेत हर तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बंधी है। वित्त मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट 5.75% हो गई है। पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार ब्याज दरें घटाई गई हैं। अब ब्याज दरें 6 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। हालांकि समिति में इसे लेकर एक राय नहीं थी। 4 सदस्यों ने 0.25% तो 1 सदस्य ने 0.5% कटौती का पक्ष लिया। एक सदस्य ने ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की बात कही। Based on the outturns and our projections going forward, and we felt that a 25 basis point cut while keeping the stance neutral was something that we should be doing at this juncture. महंगाई दर में कमी के बाद रिजर्व बैंक ने ये फैसला किया है। इसमें होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें कम हो सकती हैं। साथ ही ईएमआई भी घट सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के पास ब्याज दरें कम करने का पर्याप्त आधार है। New lending, the transmission has been much stronger, especially in those segments where there is a lot of competition. So, housing loans and personal loans where the NBFCs also play a big part. वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के कदम का स्वागत किया है। उसने कहा कि इससे विकास को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। महंगाई दर में कमी के बाद वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में कटौती पर जोर दे रहा था। आरबीआई ने किसानों के कर्ज माफी का फिर से विरोध किया है। उसने कहा कि इससे वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बढ़ेगा और सरकारी खर्चों की गुणवत्ता में कमी आएगी। साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए राहत सामग्री रवाना की है। उन्होंने दिल्ली के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की राहत सामग्री भेजी। असम के 24 जिलों में करीब 17 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मणिपुर में भी बाढ़ से हालात ठीक नहीं हैं। गुजरात और राजस्थान के भी कई जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया था। आज
राहत के दृष्टि से, फिर चाहे वो वहाँ टेंट्स का हो, कंबल का हो, मॉस्किटो नेट्स का हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, इन सारी चीज़ों की सामग्री लगभग 3.25 करोड़ की सामग्री असम, मणिपुर और गुजरात के लिए हम लोगों ने रिलीज़ की है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को कल विदाई दी। उपराष्ट्रपति के सम्मान में संसद भवन परिसर में रात्रि में भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। भोज में मुलायम सिंह यादव के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को एक कलाकृति और उनकी पत्नी सलमा अंसारी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। मोहम्मद हामिद अंसारी देश के 12वें उपराष्ट्रपति हैं। उनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। ये किसके लिए? अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। ताज़ा अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस ने कड़ी नाराजगी जताई है। विधेयक में ईरान और उत्तर कोरिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूस के अलावा जिन देशों पर प्रतिबंध लगाए गए उनमें ईरान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। विधेयक का मकसद बीते साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित दखलंदाजी और सीरिया और यूक्रेन में आक्रामकता के लिए रूस को दंडित करना है। President signed the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran and North Korea, and he also sent a clear signal that we won't tolerate interference in our democratic process by Russia. अमेरिकी प्रतिबंधों में रूस के ऊर्जा क्षेत्रों को खासा निशाना बनाया गया है। रूस ने इन प्रतिबंधों पर कड़ी नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ पूरी तरह से व्यापारिक जंग का ऐलान कर दिया है। मेदवेदेव ने लिखा है कि अब इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है कि नए अमेरिकी प्रशासन से हमारे रिश्ते सुधरेंगे। अमेरिका ने पहले ही रूसी नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में तैनात 755 अमेरिकी राजनयिकों को वापस अमेरिका जाने का फरमान सुनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के कंधार में बुधवार को नाटो की काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया। एक आतंकी विस्फोटकों से भरा एक वाहन विदेशी बलों के काफिले में घुसा और धमाका कर दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस आतंकी हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आतंकी गुट तालिबान ने कार बम हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने यह दावा किया है कि उसके हमलावर ने 2 बख्तरबंद टैंकों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। नाटो ने काफिले पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। अफीम की खेती वाले कंधार प्रांत में तालिबान की भारी मौजूदगी है। तालिबान यहां पर लगातार हमलों को अंजाम देता रहा है। इससे पहले मंगलवार रात अफगानिस्तान के हेरात में आत्मघाती हमलावरों ने मस्जिद में खुद को उड़ा लिया था, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। چې پام مو شو د سړک خواته په خارجي ځواکونه ولاړو د ټانګونه ولاړو په دوی باندې چاودنه شوې وه او یو چې پام مو وکړلو د یو ټانګ اور اخیستی و। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती है। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त का सबसे बड़ा योगदान पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा है। पंचवटी से लेकर जयद्रथ, वध, यशोधरा और साकेत में ये विशेषताएं देखने को मिली। साकेत उनकी रचना सर्वोच्च शिखर है। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक पत्रिका
सरस्वती में प्रकाशित होना शुरू हुई। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का भी प्रकाशन किया। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कोलंबो में खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का गॉल में खेला गया पहला मैच जीतकर भारत 1-0 से आगे है। इस मैच में सलामी बल्लेबाज के एल राहुल वापसी कर रहे हैं। पहले टेस्ट में वो नहीं खेल पाए थे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की गुजरात के विधायकों को डराने की शिकायत। आयोग ने वित्त सचिव से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। वित्त मंत्री का आरोपों से इनकार। नोटा के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी। राज्यसभा चुनाव में हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। महंगाई घटने के बाद आरबीआई का फैसला। वित्त मंत्रालय ने बताया विकास को रफ्तार देने वाला कदम। अमेरिका ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाए नए प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर। रूस ने कहा रिश्तों में सुधार की उम्मीद नहीं। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से। सलामी बल्लेबाज के एल राहुल की टीम में वापसी। सीरीज जीतने पर नजर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।